आज हम लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं। ये चैप्टर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत लंबे समय से काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। तो अब मैंने कोशिश किया है कि सारा पॉइंट वाइज हर टॉपिक वाइज आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं दिक्कत रह गया है, अगर कोई बात कहीं समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, उसमें बेझिझक पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नोट्स भी बना के रखना, आपको क्वेश्चन आंसर भी करना है। तो आज जो हम लास्ट टॉपिक लेके आए हैं आपकी बुक में है वो कंक्लूजन है ना, निष्कर्ष। अब चैप्टर के निष्कर्ष पे पहुंच गए। लेकिन हम बताए थे पिछले वीडियो में कि हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताएंगे कि वो एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी थे उसके, फ्रांस के उस समय के। और कहा जाता है कि 1804 से लेकर 1815 तक का जो टाइम है यूरोप में, इसको नेपोलियन एज कहा जाता है। नेपोलियन एज, क्योंकि इस समय इस ड्यूरेशन में पूरे यूरोप में सिर्फ नेपोलियन ही छाया हुआ था। एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जिसके आगे उस समय कोई नहीं टिकता था। वो मॉडर्नाइजर थे। फ्रांस की जनता, पूरे यूरोप की जनता उसका स्वागत करती थी। क्या क्या था इसके बारे में जानते हैं डिटेल से, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही साधारण परिवार का व्यक्ति था और इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। एक आइलैंड, ऑस्ट्रिया का एक आइलैंड है अजाचिचा, वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। उस समय ऑस्ट्रिया का वो पार्ट फ्रांस के कब्जे में था, तो इसलिए वो फ्रांसीसी नागरिक हो गया। उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो सैनिक स्कूल में हुई और पढ़ाई समाप्त होने के बाद वो फ्रांस की सेना में भर्ती भी हो गया। जिस समय लुई 16वां का शासन चल रहा था वो वहाँ का एक सेना था। बाद में वो प्रमोशन होकर वहाँ का सेनापति बन गया। और आपने देखा था पिछले वीडियो में कि नेशनल असेंबली है ना, नेशनल असेंबली और कन्वेंशन में, असेंबली और कन्वेंशन या डायरेक्टरी जो शासन था, डायरेक्टरी शासन, इसमें तनातनी चल रहा था, जिसके वजह से वो फ्रांस में जो राजनीतिक जो गतिविधि थी वो अस्थिर हो गई थी, इनस्टेबल हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, ये सेनापति थे, सैनिक थे, मिलिट्री थे, और इसने इस स्टेबिलिटी का फायदा उठाकर इस दोनों में जो पट नहीं रहा था और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी फ्रांस में, जिसका भी फायदा उठाकर नेपोलियन ने अपने आप को वहां का सम्राट घोषित कर लिया। ठीक है, नेपोलियन बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो पूरे यूरोप पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था और उसने गद्दी पर बैठते ही शुरू कर दिया। अब ये जो है मोनार्की को, नेपोलियन ने मोनार्की को फिर से फ्रांस में ले आया, मोनार्की को फिर से फ्रांस में लाया। लेकिन कैसा मोनार्की? कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस में नेपोलियन ने फिर से ला दिया। ठीक, अब गद्दी पर बैठते ही इसने जो आसपास के अपने पड़ोसी जो देश थे उन पर अटैक करना शुरू किया और अटैक करके उसको जीत के वहां कुछ बदलाव किए और बदलाव करके वहां अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को उस देश का राजा बना दिया। अपने ही वंश के किसी व्यक्ति को, जहां वो जीतते थे वहां उसको राजा बना देते थे, अपने ही परिवार वालों को। ठीक, अब वो वहां पे जिस देश को जीतते थे वहां पे वो कुछ बदलाव करते थे, जैसे कि
वो एक तरह का माप तोल का सिस्टम लागू कर देते थे, वहाँ एक तरह की करेंसी लागू कर देते थे, लोगों को कुछ राइट्स देते थे, और उसने एक तरह एक नेशनल फ्लैग दिया था, मतलब कि जहाँ जहाँ वो जीतते थे वहाँ कुछ बदलाव करते थे, जिससे कि वहाँ की जनता उसको मॉडर्नाइजर समझती थी, है ना, ये आधुनिक करता है, हमारे देश को बनाने वाला है। इस तरह से सम्मान की दृष्टि से पहले उसको देखा जाता था। किसको? नेपोलियन। वह उसने कुछ लॉ भी बनाए, जिसे कि नेपोलिक कोड कहते हैं, आचार संहिता, जो आज भी पूरी दुनिया में जिसको भी फॉलो किया जाता है, माना जाता है। उसने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो व्यक्तिगत संपत्ति है, उसकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वेट और मेजरमेंट का एक तरह का सिस्टम पूरे देश में, पूरे जहां जहां उसने जीता सब जगह एक ही तरह का मेजरमेंट सिस्टम दिया, एक ही तरह का वेट सिस्टम दिया, क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ी होता था। वेट सिस्टम अलग अलग जगह पे अलग अलग होता था। मान लीजिए कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, कहीं 800 ग्राम को ही 1 केजी बोल देता था, कहीं 1 केजी 200 ग्राम को 1 केजी बोला जाता था। इससे काफी एक्सप्लोटेशन होता था, कंज्यूमर का भी और प्रोड्यूसर का भी। तो इस वजह से इसको खत्म करने के इसने एक तरह का सिस्टम दिया, एक तरह की करेंसी भी चलाई, है ना। करेंसी पहले जगह जगह एक ही देश में जगह जगह बदल जाता था, उसने एक तरह की करेंसी पूरे देश में चलाया। डेसिमल सिस्टम का शुरुआत किया उन्होंने। जैसे कि मान लीजिए कि डेसिमल सिस्टम जब नहीं था, ये मार्कर मान लीजिए कि 20 रुपया मिलता है, 20 रुपया 50 पैसा इसका दाम है, लेकिन वो डेसिमल सिस्टम नहीं होने की वजह से ये 20 रुपया में ही बिकता था। और क्या होता था, 5 रुपये, अगर 10 मार्कर बिका तो 5 रुपये का नुकसान हो गया। तो इस नुकसान को खत्म करने के लिए, इस तरह के सिस्टम को खत्म करने के लिए उसने डेसिमल सिस्टम को शुरू किया, करवाया था। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब जगह वो जीत ही रहा था, लेकिन उसके जो प्रतिद्वंदी थे उनको हमेशा हराने की ताक में लगे रहते थे। हुआ यूं था कि पहले जिस फ्रांस नेपोलियन की सेना का सब जगह स्वागत किया जाता था, नेपोलियन का स्वागत किया जाता था, बाद में फिर लोगों को समझ में आया कि ठीक है, नेपोलियन तो ये सब ठीक अच्छा काम करता है, लेकिन वो अपने परिवार के लोग को बैठाकर हमको तो गुलाम बना देता है। दूसरे देश वाले ने सोचा, यानी कि हमको गुलामी दे रहा है वो। तो इससे क्या हुआ कि एक निगेटिव फोर्स उसके अगेंस्ट तैयार होने लगा, और इसके वजह से वो वाटरलू के युद्ध में हार गया 1815 में। 1804 से लेकर 1815 तक वो उसने शासन किया, और 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में स्पेन के साथ उसका युद्ध हो रहा था, उसमें वो हार गया। क्लास 10th में हम लोग इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर ये है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, तो वहां और इसके बारे में जानने को मिलेगा। अभी इतना सा याद रखिएगा। हालांकि नेपोलियन हार गया, उसको सेंट हेलेना एक आइलैंड है, वहां भेज दिया गया बंदी बनाकर, जहां 1821 ईस्वी में उनका डेथ हो गया, नेपोलियन का। और हालांकि हार जाने के बावजूद भी उनका जो आइडिया था, उनके जो विचार थे, उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव फ्रांस के सोसाइटी पर या यूरोप के सोसाइटी पर डाला। जैसे कि स्वतंत्रता का विचार, जो आइडिया था, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स का जो विचार था, ये सब फ्रांस की क्रांति का ही देन है। और अपने यहाँ के 2 व्यक्ति, इंडिया के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने फ्रांस की क्रांति से बहुत सारे विचार लिए थे और बहुत कुछ उसने प्रभावित किया था इनको। ये लोग उनके फॉलोअर्स थे, है ना। इसको भी याद रखना है। 2 इंडियन नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, सबसे लास्ट में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने कि इस आइडिया को, जो फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा था, उसको उसने काफी नजदीकी से देखा था, समझा था और उसे फॉलो भी किया था। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका लास्ट हो गया टॉपिक।
आप एक्सरसाइज बना लोगे और बना के हमको दिखाना है। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, अगर कुछ डॉट अगर रह जाए तो आप उसको पूछोगे। एक बात और बोल देते हैं, डॉट तभी होगा जब आप बुक को पढ़ोगे, ठीक है। तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के बाद ही सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले टॉपिक के साथ।